पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार से रानी के साथ इतना बुरा हादसा हुआ जिसके अंतर उसको बहुत सारी प्रताड़ना दुष्कर्म जैसी बुरी कंडीशंस झेलनी पड़ी। उसे रास्ते में चलते हुए दो आगंतुक बोलूं मैं उनको दो अलग अलग तरह के शराबी लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया और उसको उसी हालत में छोड़कर जब वो बेहोश हो गई तो उसको पड़े ही छोड़ दिया। पुलिस वालों ने जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया तो तब जाकर उसकी जान बची। अब वो इतना डर रही थी मर्द जात से, यानी कि मर्द लोगों से इतना ज्यादा डर रही थी कि वह उनको करीब ही नहीं देखना चाहती और उसको लगता कि अब बस उसके साथ वो लोग यही करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके पास नई कहानी, वो भी एक थी रानी की। एक थी रानी। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। यहाँ दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं रानी बड़ी परेशान थी। अब रानी को उसके समाज में रहने के लिए जगह जगह पर ताने सुनने को मिल रहे थे। वो परेशान थी, बेहद ज्यादा परेशान थी। उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो अब आगे की जिंदगी किस प्रकार जी पाएगी। वह परेशान थी और अब उस केस लड़ने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब उसका केस लड़ा गया तो वहां पर भी उसके बहुत सारे पैसे और जमा पूंजी खर्च हो गई थी। यहाँ तक कि उसके जो जेवरात है वो भी गिरवी रख दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो रानी है वह हार नहीं मानती है और उसकी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही होती है। दोस्तों, उस उम्र बढ़ने पर उसका शरीर हष्ट होता जा रहा था, यानी कि अब बिल्कुल लुभावना शरीर बन गया था। हर कोई राह चलते हुए उसको छेड़कर चलता था। दोस्तों, अब उसका जीना बिल्कुल हराम हो गया था, यानी कि बड़ा परेशान और हैरान कर देने वाला हो गया था। क्योंकि जब भी वह मोहल्ले पड़ोस से या किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाती तो उसको सभी लोग छेड़ते। अरे भाई, हम में क्या कमी थी, अरे भाई हम भी राजा बन जाते, इधर रानी हमारे पास होती तो। अब वो तो दुनिया में सारा काम कराया ही, हम लोग क्या मर गए थे, तुम हमें भी पा सकती थी, हमारे साथ भी इसक लड़ा सकती थी। इस तरह की बातों को वो जब करते तो वह काफी ज्यादा परेशान होती। इसी प्रकार से जब वह परेशान होती तो उसने निश्चय कर लिया कि वह अब कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उसको लगातार ये बातें सुनने को ना मिले। इसलिए वह अपने माता पिता से बात करती है, क्योंकि यहाँ की मैं अब काम करूंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रानी है वह अपने माता पिता की सातवीं औलाद है, यानी कि चार तो उसकी बहनें हैं और दो भाई थे। इन चारों बहनों की पहले शादी हो चुकी होती है और दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी होती है। आप जानते हैं आजकल के परिवेश में कि वो लोग भी अब आके अलग अलग रहते हैं, यानी कि उस यहाँ रानी के परिवार में माता पिता और उसके अलावा और कोई उनके साथ नहीं रहता। दोस्तों, अब रानी को पैसों की भी जरूरत पड़ती है और उन्हीं पैसों को पाने के चक्कर में वह अब अपने माता पिता से कहती है कि वह अब नौकरी करेगी। और दोस्तों, नौकरी करने के चक्कर में वह अब पड़ोस की एक सुनीता, जिसको राधा के नाम से भी जाना जाता है, एक सुनीता के पास वह जाती है और सुनीता से कहती है कि चाची मुझे भी कहीं पे काम पे लगा दो। तो जो सुनीता होती है वह एक कारखाने में काम कर रही होती है और अब वह उसी कारखाने में उसको ले जाना चाहती है। अब रानी नई नौकरी पाकर बेहद खुश थी। वह सीधी कारखाने में जाती है तो कारखाने के सभी कर्मचारी उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखते हैं, भाई आज कौन आ गया, आज कौन आ गया। अरे भैया, लोगों के मुंह से अक्सर ऐसी बातें होती कि अरे बड़ा बड़ा मस्त है यार, ये लड़की कौन है, बड़ी सुंदर है, कैसे आई है, कहाँ से। हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात थी कि रानी, रानी कौन है, कहाँ थे। हर लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि वह आखिर है कौन और क्या चाहती है और कैसे काम करेगी। दोस्तों, सुनीता पिछले कई वर्षों से वहां काम कर रही थी। वह रानी के बारे में लोगों को बताती है कि वह बेहद गरीब है और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। उसको छेड़ने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह बहुत सीधी सादी लड़की है, उसने बहुत कुछ भुगता है। यानी कि सुनीता उसको उसके पास्ट के बारे में, यानी कि पिछली कहानी और दुष्कर्म वाली कहानी के बारे में नहीं बताती, लेकिन लोगों को समझा देती है कि वह उसकी भतीजी है। अगर किसी ने इसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, जब लोगों को सुनीता जब आगाह कर देती है तो कोई भी उसे नहीं कुछ कहता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़का होता है रमेश। रमेश उस रानी को मन ही मन चाहने लगता है और उसके मन में बहुत सारे प्रेम के लड्डू फूट रहे होते हैं। लेकिन वह अब सुनीता के डर से उससे कोई भी बातचीत नहीं कर पा रहा था और इसी कारण रमेश उसको दूर से ही देखा करता और बस आहें भरा करता। लेकिन दोस्तों, यहाँ कारखाने में एक संजीव नाम का एक युवक होता है। वह उस पर नजर गड़ाए रहता है और उसी नजर गड़ाने पर यह प्रयास कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से वह उसके करीब आए और बस उससे अपने प्रेम की बात, यानी कि हवस की भूख को मिटा ले। दोस्तों, यहाँ संजीव उस पर ताक लगाए रहता है। अब संजीव एक बार जब
लंच का समय होता है तो उस रानी की तरफ नजर किए बैठता है। रानी अब खाना खाने के लिए बाथरूम के पास अपने हाथ धोने के लिए जाती है तो चुपके से संजीव भी सीधा वहीं पहुंच जाता है और रानी के ऊपर अपने हाथ फेरते हुए कहता है कि भाई ये जवानी कहाँ लेकर जाओगी। दोस्तों इसी बात को लेकर अब उसके दिमाग में बहुत सारा गुस्सा भर जाता है और अब रानी कुछ बोलने वाली होती है, इतने ही सुनीता वहां पर आ धमकती है और सुनीता कहती है कि बदतमीज, अगर तुमने कुछ भी इस लड़की से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके हाथ में एक पेचकस जैसा टूल होता है जिससे दिखा के वह संजीव को डराती है और कहती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने इस लड़की को कुछ भी कहा तो। दोस्तों यहाँ पर रानी की जो इज्जत है उसको फिर से बचाया सुनीता ने। अब सुनीता उसके लिए भगवान जैसी बन गई थी, यानी कि अब सुनीता उसको बार बार बुरे कर्मों से बचा रही थी और वह एक रहनुमा की तरह उसके साथ रहती और उस पर पूरी नजर भी रखती। यानी कि सुनीता को तो पता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार से अब रानी यहाँ पर मात्र 5,000 रुपये महीने की नौकरी करती और उसी नौकरी करने में अपने माता पिता और अपना पेट भरती और सभी लोग बड़े खुश थे। लेकिन धीरे धीरे इसी खुशी में उसकी उम्र भी बीती जा रही थी और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी लोगों ने अब रानी के बाप से कहना शुरू कर दिया, अरे भाई इसके लिए कोई लड़का ढूंढ लो, कब तक रखोगे बेटी को घर में, किसी की बेटी घर में नहीं रही है। इन रोज रोज के तानों से परेशान आ गया था उसका बाप, वह बड़ा दुखी था और वो बार बार कहता, बेटी अब तुम थोड़ा सा पैसा कर लो, चाहे मैं कर्ज करके लाऊं, चाहे मैं अपनी किडनियां बेचूं, मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर शादी के नाम पर जो लड़की है रानी वह बेहद डरी हुई होती है और वो बार बार कहती है अपने पिता से कि मुझसे शादी के बारे में कोई बात मत करो, तुम्हें खाना चाहिए मैं दे रही हूँ कमा के, लेकिन अब तुम मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों उसके भी जब यौवन की कुछ चाहतें होती हैं, जब यौवन फूट फूट कर आता है तो लोगों को दिखने भी लगता है और वह खुद भी समझदार हो गई थी क्योंकि अब उसका शरीर काफी हरा भरा दिखाई देता। और आप जानते हैं जिस प्रकार से यौवन की चाहत जन्म लेती है तो इस प्यास को बुझाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। दोस्तों अब परेशान होती है लेकिन अब वह करे तो करे क्या, क्योंकि उसके दिमाग में पप्पू यादव नाम का जो डर था वह इतना बुरा बैठा हुआ था कि वह अब ना चाहते हुए भी किसी से प्यार तो क्या किसी को देखना तक नहीं चाहती थी। और यहाँ पर सुनीता उस कारखाने में उसकी रहनुमा बनी हुई थी और उसी कारखाने के तहत वो आराम से चल रहे होते हैं। दोस्तों एक दिन जब सुनीता मना कर देती है रानी से कि रानी आज तुम अकेले जाओ, मुझे घर में कुछ काम है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं उसको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो अकेली लड़की यानी कि जो रानी होती है वह कारखाने जाती है और सभी कारखाने के कर्मचारी ये देखकर चौंक जाते हैं कि आज तो वो अकेली आई है, यानी कि सभी को अपना दाव सेकने का जुनून चढ़ाया था। दोस्तों यहाँ पर जब सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो यहाँ पर एक नया नाम आता है जिसका नाम उमेश कुमार होता है। उमेश कुमार उसी कर्मचारियों के ऊपर लगा हुआ सुपरवाइजर था। उस उमेश की भी नजरें टिकी हुई थी रानी पर। रानी के गदराए हुए शरीर को देखकर उसकी में आंखें खिल जाती थी और जब सुनीता वहां पे नहीं थी तो उमेश ने एक कर्मचारी को भेजा कि रानी को मेरी ऑफिस में बुलाया जाए। दोस्तों जब रानी उसके ऑफिस में पहुंचती तो रानी पूछती, जी हाँ सर बताइए क्या कार्य था। तो उमेश कहता है कि आप हमेशा काम ही करती रहोगी, अरे हमारे जैसे आदमियों की भी सेवा किया करो, तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा। सिर्फ तुम काम करने के लिए नहीं बनी हो, तुम सिर्फ मजे लेने के लिए बनी हो, तुम मजे लो और मजे दो और प्यार से रहो। रही बात तनख्वाह की, वो तो हमारे हाथ में है, अब हम आपको तनख्वाह ऐसे दिया करेंगे, अब बस तुम आओ हमसे बातें करो, मिलके बातें करेंगे, प्यार करेंगे और इसी प्यार के बीच में हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। उमेश कुमार यह बात कहकर उस रानी के हाथों को पकड़ लेता है। रानी यह बात सुनकर संकोच कर जाती है और वह कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वे उनके हेड सुपरवाइजर थे और हेड सुपरवाइजर होने के नाते उमेश कुमार यहाँ पर रानी के ऊपर हावी होने लगता है। रानी जैसे तैसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती लेकिन रानी खुद को नहीं बचा पाती क्योंकि वो कैद थी अब उमेश कुमार की ऑफिस में। उमेश कुमार रानी से बहुत कहता है कि तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, लेकिन यहाँ जो रानी है वह बार बार मना कर देती है। दोस्तों यहाँ पर उमेश कुमार भी अब काफी जिद बढ़ जाता है और फिर उस रानी को गिराते हुए नीचे गिरा देता है और नीचे गिराते हुए उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करता है क्योंकि अगर यदि वह फाड़ता तो फिर वह बिना कपड़ों के जाती कैसे अपने घर। दोस्तों इसी बात को सोचकर उमेश कुमार उसके कपड़ों को उतरवा देता है और फिर अपनी हवस की प्यास को पूरा करता है, यानी कि अब वह
रानी से शारीरिक संबंध बना रहा होता। रानी अब यह सोच रही होती है उसी समय कि वह जैसे जैसे उतने बुरे चंगुल से छुटकर आई है, अब इस कंपनी में भी यही काम होने लगा। मैं ऐसी और इतनी सुंदर बनी ही क्यों, शायद मुझे मर जाना चाहिए। वह इस बारे में सोच रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन दोस्तों उमेश कुमार अब बिल्कुल झड़ चुका था और वहां से उसके ऊपर से उठते हुए बोला कि रानी अब तुम जा सकती हो। रानी अपने वस्त्रों को ठीक करते हुए अब वहां से जाने के लिए तैयार थी। तो उमेश कुमार उसको 2,000 रुपए हाथ में थमा दे बोलता है कि लो, खा पी लेना, मजे करना, ये तुम मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। दोस्तों उन पैसों को रानी वहीं पर फेंकते हुए बस अपने आप को अपनी जो चुन्नी है उसमें लपेटे हुए सीधा वहां से भाग आती है और सीधा अपने घर आ जाती है। और सीधा जब घर आती है तो सुनीता से कहती है कि चाची अब मुझे तुम्हारे साथ उस कारखाने नहीं जाना है। उस कारखाने में भी बड़े वैसी और दरिंदे लोग रहते हैं। आज मेरे साथ तुम्हारे हेड सुपरवाइजर ने इतना बुरा कर्म किया है, क्या मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। इस बात को सुनकर सुनीता भी चौंक जाती है और वो कहती कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस कारखाने में उमेश कुमार की जान ले लूंगी। उसने आखिर समझा क्या, मैं आज ही नहीं गई और आज ही उन्होंने यह काम कर दिया। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर कि मेरी रानी इतनी सुंदर बेटी के साथ इस प्रकार का ये कृत्य किया है। मैं तो सोच रही थी तुम्हें चाहने वाला तो रमेश है, कहीं रमेश ने तो कोई बुरा काम करने दिया। तो अब उमेश कुमार भी तुम्हारे पीछे आ लगा। मैंने उस दिन भी तुम्हारी संजीव से जान बचाई थी। यहाँ पर बहुत सारी बातों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता अपने आंसुओं को पहुंचते हुए बोलती है कि रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी बेटी। बट अब जो तेरे साथ हो चुका, अब तू उसके लिए कुछ भी कर, तू पूरी आजाद है, पूरी तरह से आजाद है कि तू कुछ भी करे, उसके खिलाफ रिपोर्ट करे या अब तू कोर्ट में केस करे, उनको भी जेल भिजवा दे बेटी। ये इस बात के बारे में अब तू ही सारी बातें जानती है। दोस्तों इन बातों को विचार करते हुए अब रानी अपने घर आ चुकी होती है, लेकिन अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उस शारीरिक संबंध बनाते समय रानी को भी काफी मजा आ रहा था, यानी कि उसके शरीर की भी प्यास मिट रही थी। दोस्तों इन्हीं बातों को लेकर रानी अब चुप थी और वो किसी से नहीं कुछ कह रही थी। यहाँ दोस्तों ये जो कहानी है अब हम कल मिलते हैं, यानी कि कल हम आपको लेकर आएंगे आगे की कड़ी। ये रानी की कहानी है, एक थी रानी, एक वेब सीरीज के तौर पे हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले एपिसोड बराबर मिलते रहें। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अपने परिवार को इसी प्रकार से संभालते रहिए। जय हिंद, जय